प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे अरसे से आप हिंदी की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। जनरल कॉलेज द्वारा निरंतर पूरे लॉकडाउन से लेकर के अभी तक ये कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सारा पाठ्यक्रम हम लोगों ने पूरा किया है। गद्य में, काव्य में, संस्कृत में सारे पाठ हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। गद्य खंड में हम लोगों ने गद्य के पाठ के अंत में दिए हुए जो गद्यांश हैं उनके प्रश्नों को भी दोबारा से रिवीजन में पढ़ा है। गद्य खंड में जितने भी परिचय हैं उन परिचयों को भी हम लोगों ने अभी पुनरअभ्यास के रूप में एक बार पढ़ा है। आज हम लोग काव्य खंड में, कक्षा 12 के काव्य खंड में जो परिचय हैं उन परिचयों को, कवि परिचय को हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि गद्य परिचय में हम लोग लेखक परिचय में 7 बिंदुओं में किसी परिचय को डिवाइड करते थे बिंदुवार, उसी प्रकार कवि परिचय को भी हम लोगों ने बिंदुवार क्रम से किया है। 11 बिंदुओं में उसके लिए हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सीरीज में क्रम से बिंदुवार किसी चीज़ को हल करते हैं उसका परीक्षा में परीक्षक पर असर पड़ता है। काफ़ी ठीक से चेक होती है, परीक्षक को सहजता का अनुभव होता है, उसमें अंक अधिक मिलने की संभावना रहती है। पूरा ध्यान से अंत तक देखें, पढ़ते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि हमें लिखित में PDF भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आप अपनी जो वांछित कोई PDF चाहिए, कोई प्रश्नावली है, कोई शॉर्टराइज किया हुआ कोई परिचय है या फिर कोई और चीज़ है तो आप PDF के माध्यम से मंगा सकते हैं। देखिए, आइए चलते हैं। तो सबसे पहला जो परिचय है काव्य खंड में, सामान्य हिंदी में जो पाठ्यक्रम हम सामान्य हिंदी का बता रहे हैं, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है, जन्म की तिथि व स्थान। तो बहुत विस्तार में ना जाकर के जो मूल पॉइंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ सार संक्षेप में रखा है और ये आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन रचनाओं को हो सके तो अलग से भी और थोड़ा ज़्यादा तैयार करें, रचनाएं, उनकी विधाएं भी तैयार करें। आइए देखते हैं। सन 1865 निजामाबाद आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में पड़ता है, उसमें इनका जन्म हुआ था। निजामाबाद इनका जन्म का स्थान है। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। अगर ध्यान में है तो पिता का नाम भी लिख दें तो ठीक है इसमें, क्योंकि जनरल आप किसी से जब परिचय पूछते हैं तो आपके पिता का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ का है, कब आपका जन्म हुआ, ऐसा परिचय में पूछते हैं। तो वही चीज़ इसमें, व्यवहारिक चीज़ को इसमें ला के रखा गया है। जन्म तिथि के बाद हम लोग देखते हैं कि मृत्यु तिथि भी कह देते हैं। सन 1947 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो देहांत हुआ, प्रायः जहाँ जन्मभूमि है वही देहांत स्थान होता है, तो इसलिए इसमें स्थान नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे इनका 1947 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। शिक्षा एवं कार्य। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ से कहाँ तक प्राप्त की, कार्य क्या किया, ये सारा ब्यौरा शिक्षा एवं कार्य के हेडिंग में लिखा जाता है। तो स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान, स्वाध्याय द्वारा घर पर रह करके ही स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, फिर इन्होंने जीविका के लिए नौकरी भी की, अध्यापन कार्य किया। तो इस प्रकार से शिक्षा और कार्य को हम लोग इसमें समझ सकते हैं। आगे देखें और क्या है इसमें। अब इसके बाद में साहित्यिक सेवाएं। अब इन्होंने कोई विशेष साहित्य के क्षेत्र में काम किया, कोई देश के लिए विशेष योगदान दिया, या फिर कोई इनको पुरस्कार मिले हैं कोई विशुद्ध रचना पर इनके लिए, तो वो सारा ब्यौरा इस साहित्यिक सेवाओं वाले हेडिंग में लिखा जाता है। इस तरीके से छांटते हुए चलना चाहिए। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, यानी जो अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक हैं। कवि भी हैं, लेखक भी हैं। प्रिय प्रवास, इन्होंने जो प्रिय प्रवास लिखा है
उस प्रिय प्रवास पर इन्हें सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। प्रिय प्रवास पे इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया तथा कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियां भी इनको प्राप्त हुई। ऐसे जो पुरस्कार इनको मिले और इनके लिए कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन द्विवेदी युग में इन्होंने बहुत सारा काम किया, तो इस तरीके से इनको हम साहित्यिक सेवाओं में इन बिंदुओं को रखते हैं, समझते हुए चले। तीसरा है रचनाएं। रचनाएं बहुत रचनाएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाओं को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आप लोग रचनाओं का जो पार्ट है उसको और विस्तार से आप बुक से देख करके कर डालें, क्योंकि रचनाओं 2 नंबर की केवल रचनाएं होती हैं, तो उसको ध्यान से करते हुए चले। रचनाएं: प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, कल्पलता, मर्म स्पर्श, रस कलश, प्रद्युम्न विजय, प्रेम कांता, अधखिला फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इन रचनाओं की विधाएं भी तैयार करें कि इनकी विधा क्या है, ठीक है। रसकलश है तो इसकी विधा क्या है, इस प्रकार से चाहे तो विधा के अनुसार भी आप इन रचनाओं को लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो रचनाओं को विस्तार से और विस्तार से कीजिएगा। यहाँ तो सार संक्षेप में थोड़ी सी रचनाएं लिख दी गई हैं, और इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। रचनाओं के बाद भाषा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अपने काव्य में, अपने गद्य में इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मुहावरों के भी प्रयोग इनके काव्य में मिलते हैं, काव्य में भी मिल जाते हैं, गद्य में मिलते हैं इन्होंने। और भाषा में इस तरीके से शॉर्ट में कर लिख देंगे, आप थोड़ा और बढ़ा के इस तरह लिख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और इन्होंने अपने साहित्य में साथ ही साथ इनके साहित्य में मुहावरों आदि के भी प्रयोग परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। इससे थोड़ा और अगर आप विस्तार भी दे सकते हैं, 1-2 लाइन बढ़ जाएगी इसमें। शैली: अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्होंने प्रबंध शैली और मुक्तक शैली दोनों में कविताएं की हैं। प्रबंध शैली और मुक्तक शैली, प्रबंध काव्य लिखे हैं तो महाकाव्य, तो इस प्रकार से इस प्रबंध और मुक्तक शैली दोनों के प्रयोग किए हैं। छुटपुट भी रचना की है। अलंकार। अब देखिए भाषा शैली, यहाँ तक आप गद्य के ही हेडिंग चलाएंगे। जन्म की तिथि व स्थान, उसके बाद में शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा शैली, और उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान। एक गद्य यानी लेखक परिचय के बिंदु है। अब भाषा शैली के बाद हम इसमें बढ़ा देते हैं अलंकार। काव्य में अलंकार भी आते हैं, तो अलंकार का भी सार संक्षेप में थोड़ा सा परिचय। सभी शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है, तथा अपहुंति, व्यतिरेक, संदेह, स्मरण, दृष्टांत आदि अलंकारों के भी भावोत्कर्षक उदाहरण इनके साहित्य में मिलते हैं। तो ऐसे अनेक अलंकार इनके काव्य में आ गए हैं। एक प्रकार से अलंकार और रस जो है ये प्रयोग किए नहीं जाते, स्वतः ही काव्य में आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो इन अलंकारों का भी इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। छंद: अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इंद्रवज्रा, मदाक्रांता, शिखरिणी, मालिनी, कवित्व, छप्पय आदि छंदों के प्रयोग अपने काव्य में किए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें 3 बिंदु बढ़ जाते हैं, रस, छंद, अलंकार, ऐसे बिंदु इसमें बढ़ जाते हैं। रस। अब इसके बाद में देखें आगे, मूलतः एक करुण और वात्सल्य रस के कवि हैं, और रस भी छुटपुट आए होंगे, लेकिन मूलतः एक करुण रस के और वात्सल्य रस के कवि हैं। इस प्रकार से इनके हेडिंगों को बनाते हुए चलेंगे। और इसके बाद में आगे देखें साहित्य में स्थान। अब ये जो बिंदु होता है लास्ट वाला, इस बिंदु में और कुछ नहीं है कि केवल आप देखें तो कवि का सार संक्षेप में एक परिचयात्मक स्वरूप इसमें देते हैं और उनकी प्रशंसात्मक वर्णन इसमें करते हैं।
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनकी उपाधि है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेखक भी हैं। निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं, बहुत लंबा न करके इस तरीके से, निसंदेह हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं और द्विवेदी युग के आप प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य उनके योगदान का ऋणी है। ऐसे करके आप इस अंतिम हेडिंग को भी पूरा कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो ये बिंदुवार अभी देखा है, समझा है। इसको आप नोट करते हुए चलें, समझते हुए चलें और क्रमशः परिचय को लिखने का प्रयास करें। मान लीजिए अगर आपने सारा कुछ बड़े बड़े पैराग्राफों में लिख दिया, पूरा भानुमति का पिटारा बना दिया कि उसमें से वो परीक्षक परिचय भी ढूंढ ले, मतलब जन्म की तिथि भी ढूंढ ले, मृत्यु तिथि भी ढूंढ ले, स्थान भी ढूंढ ले, भाषा शैली भी ढूंढ ले, तो ऐसे परीक्षक खोजता नहीं है, फिर वो एक जनरल मार्किंग जैसा कर देता है। और बिंदुवार अगर आपने अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से उसका असर परीक्षक के मन पर पड़ता है और आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना रहती है। तो ध्यान से देखते हुए चलें, समझते हुए चलें। धन्यवाद।